If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ साउंड। सो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं साउंड के बारे में। ऑलरेडी देखो, आप लोग साउंड चैप्टर ना पहले भी पढ़े हो, ठीक है। जो जूनियर क्लासेस में थोड़ा बहुत तो पढ़े हो आप लोग, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम पढ़े हो, क्लास 7 में भी था। तो अगर आप लोग वहाँ ध्यान से सुने होंगे तो यहाँ पर आप लोगों को उतना टफ नहीं लगेगा, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। बच्चों, आप लोग साइंस के साथ साथ मैथ्स मास्टरी में भी एनरोल कर लो। देखो, साइंस तो आप लोग यहाँ नॉर्मली अच्छे से पढ़ रहे हो। अगर आप लोगों को मैथ्स में कुछ भी डाउट्स रहते हैं या मैथ्स का आपको चैप्टर समझना है, तो बच्चों रिसेंटली मैंने एक कोर्स यहाँ पर स्टार्ट किया है, मैथ्स मास्टरी आप लोगों के लिए, जिसमें आपको आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उसके आपको धीरे धीरे करके वहाँ पर वीडियोस मिलेंगे। ऑलमोस्ट बहुत सारे चैप्टर्स हो चुके हैं, थोड़े एक दो ही, मतलब एक दो तो नहीं बोलना चाहिए, ज़्यादा नहीं बचे हैं। तो बच्चों, अगर अभी तक आप लोग एनरोल नहीं किए हो तो यू कैन एनरोल इनटू मैथ्स मास्टरी थ्रू द लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, सो साउंड। देखो बच्चों, साउंड होता क्या है आप सबको पता है। जैसे कि हीट एक एनर्जी होता है, लाइट एक एनर्जी होता है ना। लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से भी हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। सिमिलरली बच्चों, साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। एंड दैट एनर्जी, दिस साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। कोई भी ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट करता है तो वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है। ये चीज़ तो आप लोगों को पता होगा कि साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। वाइब्रेटिंग आपको पता है ना, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, वो टू एंड फ्रो मोशन इस टाइप से ऐसे करता है, टू एंड फ्रो मोशन, दैट मीन्स वो वाइब्रेट कर रहा है एंड वाइब्रेशन से साउंड निकलता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, साउंड अलग अलग टाइप का साउंड होता है, आप लोगों को पता है। जैसे कि हर एक इंसान का आवाज़ भी अलग होता है ना, और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट अलग अलग साउंड निकालता है, तो साउंड अलग अलग टाइप का होता है। सो ये जो अलग अलग टाइप का साउंड होता है, देखना कभी हम लोगों को जोर साउंड सुनने को मिलता है, कभी धीरे, कभी एकदम पतला, कभी मोटा। तो ये सब जो होते हैं ना बच्चों, वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं साउंड के। तो बच्चों बेसिकली आप लोग 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ोगे अभी साउंड के। देखो, ये चैप्टर ना 9th में भी है, तो अभी भी थोड़ा ध्यान से सुनना। 9th में तो और थोड़ा पढ़ोगे, ठीक है। 10th में भी ये चैप्टर, ठीक है। मतलब आईसीएसई में तो मैट्रिक में आता ही ये चैप्टर, साउंड है वहाँ पर, और बहुत इजी है 10th में तो, ठीक है। तो देखो, 3 यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स है, लाउडनेस और इंटेंसिटी, पिच एंड क्वालिटी और टिम्बर। मतलब पहला तो हो गया लाउडनेस या फिर इंटेंसिटी बोल लो। तो देखो, अभी तो यहाँ पर दोनों को ऐसे लिख दिया है, लेकिन हायर क्लासेस में ना दोनों को अलग अलग पढ़ोगे, ठीक है। लाउडनेस और इंटेंसिटी पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, दूसरा हो गया पिच, एंड तीसरा हो गया क्वालिटी, या फिर आप उसको टिम्बर बोल सकते हो, ठीक है। तो बच्चों, ये मैं यहाँ पर एक साउंड वेव बनाई हूँ, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ये एक साउंड वेव है। साउंड वेव कैसे जा रहा है, यहाँ से इस मेन पोजीशन से निकला है, एक बार उठा, फिर एक बार घुसा, मतलब इस टाइप से साउंड वेव ट्रैवल इस डायरेक्शन में कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग ना और कुछ कुछ टर्म्स है रिलेटेड टू साउंड, हम लोग थोड़ा वो भी देखेंगे। सबसे पहला है बच्चों ऑसिलेशन। ऑसिलेशन क्या होता है? ऑसिलेशन होता है एक कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मैं आप लोगों को अगर बोलूँ, जैसे कि सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, जैसे झूला है, ठीक है। झूला जब इंसान झूलता है तो सपोज वो भी रेस्ट में, आप लोग जाके बैठ गए झूले पे, तो बच्चों वो हो गया मीन पोजीशन। फिर आप लोग झूला झूल रहे हो तो एक बार पीछे गए, फिर वापस से आए इधर, फिर एक बार आगे गए, फिर वापस से रेस्ट में आए। मतलब टू एंड फ्रो कर रहे हो, आगे पीछे करके फिर अपना जगह पे आ जा रहे हो। तो वो होता है बच्चों वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन मतलब आपका मेन पोजीशन के आगे और पीछे आप लोग जाके वापस अपने मेन पोजीशन में आ जा रहे हो, उसको हम लोग बोलते हैं ऑसिलेशन। तो यहाँ पर ऑसिलेशन होता है वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मेन पोजिशन, अबाउट इट्स मेन पोजिशन। जैसे कि यहाँ पर ये मेन पोजिशन ये है, ठीक है। ये मीन पोजीशन लेते हैं हम लोग, ठीक है, याद रखना आप लोग। तो यहाँ पर देखो, ये जो मीन पोजीशन है, यहाँ पर ये वेव ऐसे ट्रैवल कर रहा है नॉर्मली। तो एक बार अपना मीन पोजीशन से ऐसे ऊपर गया, फिर टू एंड फ्रो दोनों करेगा ना, ऊपर नीचे। तो यहाँ से यहाँ मीन पोजीशन था, ऊपर गया, नीचे गया, फिर अपने मीन पोजीशन में आ गया। वही तो, इसीलिए यही लाइन को तो मीन पोजीशन बोलेंगे। तो बच्चों, यहाँ से यहाँ हो गया वन ऑसिलेशन। क्लियर? यहाँ से यहाँ हो गया वन ऑसिलेशन। तो मैं इसको मैंशन करूँ क्या? कन्फ्यूज़ मत हो जाना बस डायग्राम में। यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया वन ऑसिलेशन, ठीक है।
अब बच्चों पढ़ेंगे हम लोग वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है? तो बच्चों वेवलेंथ एक्चुअली होता है लेंथ ऑफ अ वेव, ठीक है, जिसको ना हम लोग उसका सिंबल लामड़ा देते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लामड़ा बोलते हैं, जो कि ग्रीक लेटर है लामड़ा। इसको ऐसे बनाते हैं, ठीक है, उल्टा वाई टाइप रहता है ये। अच्छा, वेवलेंथ क्या होता है? अब जैसे कि आप ये डायग्राम के हिसाब से समझोगे तो देखो बच्चों ध्यान से सुनना। अब ये जो वेव है, ये जो ऊपर ऊपर वाले जो बनते हैं ना, ये वाले, इसको क्रेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। और नीचे वाले को बच्चों ट्रफ बोलते हैं। क्रेस्ट एंड ट्रफ। क्रेस्ट का स्पेलिंग होता है CREST, जो कि ऊपर ऊपर जो उठा हुआ है इनको बोलते हैं, मतलब ये पोर्शन को बोलेंगे। और नीचे वाला को बोलते हैं ट्रफ, ठीक है, ट्रफ बोलते हैं। तो वेवलेंथ का मतलब होता है दो सक्सेसिव क्रेस्ट, मतलब सपोज ये एक के बाद दूसरा ये क्रेस्ट है, ये क्रेस्ट के बाद ऊपर में कहाँ है? दूसरा क्रेस्ट ये है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इनका बीचों बीच का पॉइंट ले लेते हैं, मतलब दो पर्टिकुलर पॉइंट ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दो सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। या फिर ये दो ट्रफ ले लो, इसका बीचों बीच का पॉइंट ले लो, ये दो सक्सेसिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस को बोलेंगे हम लोग वेवलेंथ। क्लियर? अब बच्चों है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को बच्चों हम लोग ए करके लिखते हैं। एम्पलीट्यूड क्या होता है? ध्यान से देखना। जैसे कि आप लोग ये वेव देखो, इसका ये क्रेस्ट इतना ऊंचा गया, या फिर ये ट्रफ इतना ऊंचा गया, तो सबसे ज़्यादा ऊंचा कितना गया है? मतलब सपोज यहाँ से लेकर ये सबसे लंबा तो यहीं पर दिख रहा है ना, सबसे ऊंचा। या फिर आप लोग ये ट्रफ ले लोगे तो सबसे ऊंचा ये ट्रफ इधर इतना लंबा दिख रहा है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड, कि वेव अपने मेन पोजीशन के दोनों साइड में कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है। मतलब मेन पोजीशन से उसका मैक्सिमम डिस्टेंस किसका? एक वेव का, दोनों साइड में। तो ये तो क्रेस्ट हो गया, तो क्रेस्ट में सपोज ये इतना ज़्यादा दूर ऊंचा, मतलब कितना ऊंचा उठा है वेव, यहाँ पर इतना ऊंचा उठा है, यहाँ पर इतना नीचे गिरा है वेव, इसको हम लोग बोलेंगे एम्पलीट्यूड। तो मैं यहाँ पर इसको ए लिख देती हूँ। अब बहुत जन के बुक में स्मॉल ए करके दिया रहता है, दोनों सेम है ना। अभी ये टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? इट इज़ द टाइम टेकन बाय अ वेव टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। बहुत सिंपल है, आप लोगों को बताई थी वन ऑसिलेशन क्या होता है। मेन पोजीशन से, मतलब वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मेन पोजीशन, उसको हम लोग बोलते हैं वन ऑसिलेशन। मतलब यहाँ से स्टार्ट किया, एक बार ऊपर गया, फिर एक बार नीचे गया, वापस अपने मेन पोजीशन में आ गया, ठीक है। तो ये वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए ये वेव को कितना टाइम लगा? कितना टाइम लगा? 0.01 सेकेंड लगा या 0.001 सेकेंड लगा, जितना भी टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है। द टाइम टेकन बाय अ वेव टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। फिर बच्चों होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक सेकेंड में एक वेव कितनी बार ऑसिलेशन कर रहा है, समझ रहे हो। जैसे कि मैं एक बोली, वन सेकेंड, तो 1 सेकेंड में ये वेव कितनी बार ऑसिलेशन करेगा। अब यहाँ से निकला, ऐसे गया, फिर आया, ऐसे गया, यहाँ से यहाँ पहुँचने को हम लोग बोलते हैं वन ऑसिलेशन, ठीक है। तो 1 सेकेंड में ये वेव कितनी बार ऑसिलेट करेगा? 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, दैट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अगर 5 ऑसिलेशन हो रहा है 1 सेकेंड में तो फ्रीक्वेंसी 5 है। अगर 10 ऑसिलेशन हो रहा है 1 सेकेंड में तो फ्रीक्वेंसी 10 होगा। क्लियर? तो बच्चों फ्रीक्वेंसी का आप लोगों को मैं यूनिट बता दूं। चलो टाइम का तो आप लोगों को पता है, सेकंड होता है। फ्रीक्वेंसी का हर्ट्स होता है। ये एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम से पढ़ा है ये, ठीक है। तो हर्ट्स लिखोगे तो उसका स्पेलिंग में, मतलब स्टार्ट करोगे तो स्मॉल लेटर में, बट उसका सिंबल ऐसे जाएगा, याद रखना। अगर वेवलेंथ का ऐसा यूनिट का बात करें तो बच्चों वो डिस्टेंस है तो मीटर। एम्पलीट्यूड भी तो डिस्टेंस ही होता है ना, इतना हम लोग देख रहे थे वेव कितना ऊंचा उठा है, तो दैट इज डिस्टेंस, तो उसका भी ऐसा यूनिट मीटर आएगा, ठीक है। देन रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड फ्रीक्वेंसी। टाइम और फ्रीक्वेंसी बच्चों इन्वर्स रिलेशन होता है, रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। सो टाइम इज इक्वल टू 1/f या फिर f इज इक्वल टू 1/टाइम, याद रखना, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे पहला करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, जो कि यहाँ पर दिया है लाउडनेस, या फिर आप लोग बोल सकते हो इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो बच्चों लाउडनेस का मतलब आपको पता है। अब जैसे कि मैं चिल्लाऊंगी ए, और दूसरा मैं बोली ए, तो कौन सा जोर आवाज़ है? पहले वाला, है ना। दैट मीन्स पहले वाला ज़्यादा लाउड है, समझ गए। दूसरा वाला फीबल था, फेंट साउंड था, धीरे चिल्लाई में। लाउडनेस का मतलब सबको पता है ना। तो लाउडनेस इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड विच डिस्टिंग्विशेस अ फीबल और फेंट साउंड फ्रॉम अ लाउड वन ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है। फ्रीक्वेंसी आप लोग कैसे समझोगे, मैं जस्ट बताइए, नंबर ऑफ ऑसिलेशन। यहाँ से आप लोग ऐसे वेव गिन लेना, मतलब इस टाइप से, ये एक बार उठा नीचे गया, फिर उठा नीचे गया। यहाँ भी देखो, उठा नीचे गया, उठा नीचे गया, सेम है ना। दोनों का यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सेम है, आप लोग ऐसे समझ लेना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन हो रहा है,
ठीक है। तो यहाँ पर जितना बार ऑसिलेशन हुआ है यहाँ भी उतनी बारी वेव ऊपर नीचे हुआ है। क्लियर। तो बच्चों यहाँ पर लाउडनेस का डेफिनेशन में हम लोग जब भी दो साउंड को कंपेयर करेंगे तो दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम लेंगे। ठीक है, यहाँ पर दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है तो हम लोग को ईजी रहेगा समझने में। सपोज दो साउंड है जिसका सेम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जब अलग अलग साउंड निकला दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, फिर भी आप बता दोगे कौन सा साउंड लाउड है और कौन सा साउंड फीबल है, मतलब फेंट है। उस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड को हम लोग बोलते हैं लाउडनेस। सो इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड विच डिस्टिंग्विशेस अ फेंट साउंड फ्रॉम अ लाउड वन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर बच्चों देखो, आप लोग अगर आप लोग को ना एग्जाम में से डायग्राम दे देगा, वेव बना देगा, बोलेगा बताओ दोनों में से ज़्यादा लाउडनेस कौन सा है, तो एम्पलीट्यूड देखना। ये आवाज़ देखो इतना ऊंचा उठा है, इसका क्रेस्ट का डिस्टेंस देखो, एम्पलीट्यूड देखो इतना ऊंचा, इतना मतलब इतना ऊंचा ऊंचा मीन पोजीशन से उठ के गया है। और ये देखो हल्का सा उठा था, हल्का सा गिरा, हल्का सा उठा, फ्रीक्वेंसी सेम है लेकिन एम्पलीट्यूड देखो, ये इतना ऊंचा उठा, ये बस इतना सा उठा। तो जो जिसमें ज़्यादा एम्पलीट्यूड देखने को मिलेगा वो साउंड लाउड होता है, और जिसमें कम एम्पलीट्यूड देखने को मिलेगा वो साउंड फीबल या फिर सॉफ्ट साउंड होता है। सो लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड, लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। जितना एम्पलीट्यूड उतना लाउडनेस, जितना कम एम्पलीट्यूड मतलब लाउडनेस कम रहेगा। हायर द एम्पलीट्यूड लाउडर इज द साउंड, याद रखना। एक और चीज़ बच्चों, अभी जो साउंड बहुत ज़्यादा लाउड होता है वो साउंड वेव के पास एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब इस कंडीशन में ये लाउड है तो यहाँ पर जो एनर्जी जो होगा ना, ये वेव, क्योंकि ये तो वेव ही तो है, तो वेव बहुत ज़्यादा एनर्जी कैरी कर रखा है एज़ कम्पेयर टू दिस वेव। ठीक है, तो इन दोनों में एनर्जी ज़्यादा इसका है, एम्पलीट्यूड इसका है, तो लाउडनेस भी इसका ज़्यादा है। अभी व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स, लाउडनेस ऑफ अ साउंड किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो बच्चों ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर है, हायर क्लासेस में तो भर भर के पढ़ोगे। सबसे पहला यहाँ पर जो फैक्टर है वह है एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। जैसे कि आप लोग दो ऑब्जेक्ट को लिए हो, ठीक है, आप लोग दो ऑब्जेक्ट लिए हो, यहाँ पर आप लोग एक छोटा सा ड्रम लिए हो, ये पता नहीं जो भी बन गया ये, यहाँ पर एक बड़ा सा ड्रम लिए हो। आप लोग ये दोनों को स्ट्राइक करना, इसको एक बार स्ट्राइक करोगे और एक बार इसको स्ट्राइक करोगे, ज़्यादा आवाज़ किस में प्रोड्यूस होगा बताओ मुझे, ज़्यादा साउंड इसमें प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा है, ये ज़्यादा बड़ा एरिया है, इसका एरिया कम है, तो इस कंडीशन में थोड़ा सा लाउड साउंड प्रोड्यूस होगा, यहाँ पर थोड़ा सा फेंट या फीबल साउंड प्रोड्यूस होगा। तो बच्चों डिपेंड करता है लाउडनेस किस में, एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, बिकॉज हम लोग जब इसको स्ट्राइक करेंगे इससे तब तो ये वाइब्रेट होगा, ये एरिया जो इसका है ना ये सब वाइब्रेट होगा, और वाइब्रेट करने से ये ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर तो कितना सारा बड़ा एरिया है, कितना बड़ा एरिया वाइब्रेट करेगा, इसीलिए तो लाउड साउंड प्रोड्यूस होगा। इसका एरिया कम है तो ज़्यादा एरिया है नहीं, तो यहाँ पर जो भी साउंड प्रोड्यूस होगा वो फेंट होगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। दूसरा है डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड लिसनर। अब जैसे कि सपोज़ आपके घर के पास, ऐसा तो होता ही होगा, अभी तो वेडिंग सीजन चल रहा है, तो यहाँ पर सपोज़ एक स्पीकर बज रहा है घर में और आपका घर यहाँ पर है, ठीक है, ये आपका घर हो गया, आपका घर यहाँ पर है, ठीक है। तो सपोज़ एक पर्सन है ए, वो स्पीकर के पास है, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया सोर्स, सोर्स मतलब जहाँ से आवाज़ आ रहा है, और लिसनर मतलब जो सुन रहा है। तो सपोज़ इस घर में एक लिसनर है जिसको ये आवाज़ सुनाई दे रहा है, ये आवाज़ सुनाई दे रहा है, आवाज़ आया इसके पास। सपोज़ एक दूसरा घर है बी, वहाँ पर और कोई रहता है, मेरे कोई एक स्टूडेंट रहते हैं सपोज़, ठीक है। अब ये आवाज़ यहाँ भी जा रहा है ना, तो यहाँ पर ये लिसनर थोड़ा दूर में है। तो आप लोग मुझे बोलो कि ए और बी के कंपैरिजन ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ किसको सुनाई देगा? डेफिनेटली ए को, क्योंकि इसका डिस्टेंस सोर्स से बहुत कम है, मतलब ये सोर्स के बहुत ज़्यादा पास में है, लेकिन जो बी लिसनर था वो थोड़ा दूर में था, इसलिए उसको सुनाई देगा पर कम देगा। तो जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगा ना सोर्स और लिसनर के बीच में, वैसे वैसे आवाज़ और लाउड सुनाई देगा। तो ये जो सेकेंड फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस, जो लाउडनेस होता है साउंड का वो बढ़ता है अगर डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द लिसनर डिक्रीजेस। क्लियर। अब है वेलोसिटी ऑफ विंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी ऑफ विंड, हवा का स्पीड। देखो बच्चों, हवा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है टू या तो स्पीड अप या फिर स्लो डाउन द स्पीड ऑफ द साउंड। यहाँ पर स्पीड जो बोला है वो वेलोसिटी का ही बात करें, एक बार ऐसे समझो आप लोग, ठीक है। डिपेंड करता है कि हवा किस डायरेक्शन पे ब्लो कर रहा है। तो देखो बच्चों,
अब जैसे कि मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जब हम लोग छोटे थे ना, तो हम लोग ना अपने छत में पढ़ते थे। बेसिकली कब का बात बताऊँ, जब हमारे एनुअल एग्ज़ाम रहते थे, ठीक है? और जनवरी जनवरी, फ़रवरी उस समय का बात बता रही हूँ। तो ना उस समय ना बहुत ज़्यादा ऐसे गाना-वाना बजता रहता था। अब छत में तो बहुत बच्चे पढ़ते होंगे ना, अभी का मुझे पता नहीं, बट हम लोग के समय में काफ़ी बच्चे पढ़ते थे। एक स्पेस मिलना चाहिए ऐसा। तो ना छत में ना ऐसे गाना बजता था, ठीक है? सपोज़ एक गाना बज रहा है और यहाँ पर मैं हूँ, या मैं खड़ी हूँ यहाँ पर, ठीक है? अभी सपोज़ हवा अगर मेरे डायरेक्शन में आ रहा है, तो मुझे ना मतलब ये स आवाज़ जो साउंड होता है ना, लाउडनेस वो बढ़ जाता है, क्योंकि हवा क्या करता है ना, उस साउंड को, क्योंकि साउंड तो वेव है, एनर्जी है, वो ट्रैवल करेगा, तो साउंड ना मेरे तक एकदम स्पीड से आता है और मुझे ना एकदम ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ सुनाई देता है, ठीक है? लेकिन अगर वेलोसिटी ऑफ द साउंड अगर विंड ऑपोज़िट डायरेक्शन में ब्लो कर रहा है, सपोज़ मेरा घर यहाँ पर है, मैं यहाँ गाना सुन रही हूँ, लेकिन हवा ऐसे जा रहा है, इस डायरेक्शन में हवा चल रहा है, तो ये साउंड उस डायरेक्शन में जाएगा ज़्यादा, तो मेरे को कम सुनाई देगा, तो लाउडनेस कम हो जाएगा। ऐसा होता है बच्चों, क्योंकि हवा तो इधर-उधर चलता है, तो कभी आपको ज़ोर, कभी धीरे ऐसे सुनाई देगा, ठीक है? तो वेलोसिटी ऑफ द विंड में भी डिपेंड करता है, अगर हवा बहुत तेज़-तेज़ चल रहा है, आपकी तरफ, आपके डायरेक्शन में चल रहा है, तो आपको लाउडनेस ऑफ द साउंड आपका बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हवा चल रहा है, तेज़ चल रहा है, जो भी चल रहा है, लेकिन अगर उधर ऑपोज़िट डायरेक्शन में चल रहा है, तो आपको थोड़ा धीरे सुनाई देगा। और भी अलग-अलग फैक्टर्स हैं, जैसे कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, प्रेशर, मॉइस्चर, हमारे एनवायरनमेंट में जो मॉइस्चर होता है, फिर प्रेशर होता है हवा का, जो टेम्परेचर होता है, ये सब भी फैक्टर्स हैं बच्चों, जिसमें लाउडनेस डिपेंड करता है। पर ये सब आप लोग अभी नहीं पढ़ोगे, ये सब आप लोग ना हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है? 10th में तो पक्का से पढ़ने वाले हो। देन पहला करैक्टरिस्टिक्स हो गया, अब सेकंड करैक्टरिस्टिक्स, वो है पिच ऑफ अ साउंड। तो पिच होता क्या है? अब बच्चों आप लोग देखना आप लोगों के फ्रेंड सर्कल में कोई-कोई ऐसे फ्रेंड होंगे जिनका आवाज़ एकदम पतला होता होगा और चुभता होगा कान में। एकदम ए टाइप से, मतलब समझ रहे हो? एकदम पतला-सा आवाज़, जो कि वो कुछ बोलता भी या बोलती भी होगी तो बोलता तो नहीं, लड़का का तो नहीं होता है, बेसिकली लड़कियों का और बच्चों का होता है। कान में एकदम चुभ जाता है, लगता है कि बाप रे! कान में कोई तीर छोड़ दिया है, ऐसा लगता है। अब मेरे कॉन्टैक्ट में भी हैं कुछ-कुछ लोग जो कि ऐसा मतलब बोलते हैं ना, तो इतना इरिटेटिंग इरिटेटिंग इन द सेंस बहुत ही पतला आवाज़, वैसे मैं नहीं बोल रही हूँ इरिटेटिंग, बट कान में एकदम चुभने वाला आवाज़, पतला आवाज़ होता है, ठीक है? सो बच्चों आप लोग भी समझ गए होंगे, है ना, कि मैं क्या बोल रही हूँ। सो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना साउंड का, जिससे आप लोग बता पाओगे कि सामने वाले का आवाज़ पतला है या मोटा है, ठीक है ना? किसी-किसी का आवाज़ बहुत भारी रहता है, किसी-किसी का आवाज़ बहुत पतला रहता है। तो ये जो करैक्टरिस्टिक्स होता है साउंड का, इसको हम लोग बोलते हैं पिच ऑफ अ साउंड। क्या बोलते हैं? पिच ऑफ अ साउंड। तो साउंड का पिच जितना ऊंचा रहेगा, वो आवाज़ उतना श्रिल रहेगा। श्रिल मतलब पतला रहेगा। हायर द पिच, श्रिलर इज द साउंड। हायर द पिच मतलब पिच अगर बहुत ज़्यादा रहेगा साउंड का, सो पतला उतना आवाज़ रहेगा। श्रिलर मतलब पतला। अगर हम लोग बात करेंगे चाइल्ड, वुमन एंड मैन का, तीनों को अगर मैं कंपेयर करूँ, तो बच्चों आदमी लोगों का आवाज़, मैन लोगों का, बॉयज़ लोगों का आवाज़ थोड़ा मोटा रहता है, ठीक है? देन अगर मैं बच्चों का देखूँ, तो सबसे ज़्यादा पतला आवाज़ होता है बच्चों का, ठीक है? उसके बाद वुमन, उसके बाद मैन। मैन का तो बहुत ज़्यादा ही मोटा रहता है, ठीक है? लेकिन बच्चों का आवाज़ बहुत पतला रहता है। क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, आउट ऑफ चाइल्ड या चाइल्ड और वुमन में से किसका श्रिल वॉइस होता है? तो चाइल्ड, ठीक है? अब देखो बच्चों, जितना ज़्यादा पिच हाई रहेगा, उतना ज़्यादा श्रिल वॉइस होगा, उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होता है, याद रखना। पिच जो होता है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी में। पिच ऑफ अ साउंड डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, ये भी याद रखना। जो पिच होता है वो फ्रीक्वेंसी में डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक आवाज़ का फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा होगा, मतलब उसमें उतना पिच होगा, वो उतना पतला होगा। मैं जो-जो पॉइंट्स बोल रही हूँ उसको नोट डाउन करते चलो, ठीक है? सपोज़ एक साउंड है, उसका पिच, उसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, मतलब पिच बहुत ज़्यादा है, अब पिच ज़्यादा है तो आवाज़ उतना ही श्रिल होगा, उतना ही पतला होगा। समझ रहे हो? अब बहुत जन ना पिच और फ्रीक्वेंसी में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी आप लोगों को पता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब टोटल नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड, या फिर वही आप लोग, ये तो मैं थोड़ा अलग डेफिनेशन बोल दी हायर क्लासेस के हिसाब से, या फिर नंबर ऑफ ऑसिलेशन टेकिंग प्लेस इन 1 सेकंड, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है? अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का नॉर्मल में एक दूसरा डेफिनेशन लिखी हूँ। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब तो चलो आपको पता है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर मैं लिखी हूँ, नंबर ऑफ रेयर फैक्शन और कंप्रेशन दैट पास अ पॉइंट इन 1 सेकंड। अब रेयर फैक्शन कंप्रेशन आप लोग पढ़े हो,
साउंड में तो रेयर फैक्शन एंड कंप्रेशन होता है ना। जैसे कि अगर मैं ट्यूनिंग फॉर्क लूँगी, तो आप लोग पढ़े हो, जब ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करता है तो अपने आजू बाजू के एयर को भी वो वाइब्रेट करता है। तो समटाइम्स क्या होते हैं, वो एयर पार्टिकल्स एकदम पास होते हैं, फिर वो लोग दूर चले जाते हैं, फिर पास आ जाते हैं, फिर दूर चले जाते हैं। तो बच्चों ये होता है आपका कंप्रेशन पार्ट, और ये दूर दूर वाला होता है रेयर फैक्शन। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी को के डेफिनेशन में ये वर्ड्स यूज हुए हैं, लेकिन आप लोग तो मैं जो पहले बताई हूँ आप लोग वो याद रखो। इट इज़ द नंबर ऑफ व्हाट, ऑसिलेशन टेकिंग प्लेस इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में एक वेव कितना ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर सपोज लार्ज नंबर ऑफ ऑसिलेशन हो रहा है 1 सेकेंड में, यहाँ लिखा है इफ़ लार्ज नंबर ऑफ कंप्रेशन और रेयर फैक्शन पर सेकेंड और साउंड ऑफ ग्रेट फ्रीक्वेंसी रीचेज अवर आई, सपोज अवर ईयर। सपोज एक साउंड हमारे कान में पहुंच रहा है जिसका फ्रीक्वेंसी खूब ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है मतलब वहाँ पर एक मतलब जो वेव है वो 1 सेकेंड में बहुत बार ऑसिलेशन कर रहा है। मतलब बोलने का मतलब ये है कि सपोज़ एक साउंड हमारे कान तक पहुँच रहा है जिसका फ्रीक्वेंसी खूब ज़्यादा है, दैट मीन्स हम लोग उसको बोलेंगे हाई पिच वाला साउंड है। अगर हमारे कान में एक साउंड पहुँच रहा है जिसका फ्रीक्वेंसी कम है, दैट मीन्स वो लो पिच वाला साउंड है। वो साउंड का जो पिच होता है वो लो होता है। वो साउंड का जो पिच होता है वो कैसा होता है, वो लो होता है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब तो आप लोग समझ गए। फ्रीक्वेंसी को देख के हम लोग मतलब बता सकते हैं कि पिच क्या होगा। पिच क्या होता है बेसिकली, इट इज़ द सेंसेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। यस, पिच होता है कि हम लोग फ्रीक्वेंसी को सेंस करते हैं एक साउंड का। हमारे कान में जब साउंड होता है, साउंड आता है, तो हम लोग सेंस करते हैं वो फ्रीक्वेंसी को, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, पिच। समझ में आया। अब यहाँ पर आप लोग ये दो साउंड को देखो, आप लोग सबसे पहले इनका फ्रीक्वेंसी माइंड करो, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पिच बता रहे हैं, किसका हाई पिच है किसका कम पिच है। यहाँ पर ऑसिलेशन देखो, आप लोग ये ऊपर नीचे वाला गिन लो, समझ जाओगे। ये 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ ज़्यादा फ्रीक्वेंसी दिख रहा है, मतलब ऑसिलेशन तो यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है। बट मैं आप लोगों को ये गिनने के लिए बोल रही हूँ, फ्रीक्वेंसी पता कर लोगे। तो ये दोनों में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आपको किस में लग रहा है, डेफिनेटली इसमें। अगर इसका हायर फ्रीक्वेंसी है मतलब हम लोग ये साउंड को बोलेंगे कि अरे यार इसका पिच बहुत ज़्यादा है। पिच ज़्यादा है मतलब श्रीडल साउंड है। यहाँ पर पिच इसका कम है मतलब ये फ्लैटर साउंड है, मतलब थोड़ा सा मोटा आवाज़ है। मतलब पक्का ये आदमी का होगा और ये विमेन का होगा। समझ में आया। तो आपका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स भी बच्चों हो गया है। ठीक है, जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है ना साउंड का, वो भी आपका कंप्लीट हो गया है। समझ में आया। अभी है बच्चों थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। थर्ड है क्वालिटी ऑफ साउंड। थर्ड में क्या है, क्वालिटी ऑफ साउंड। तो बच्चों देखो, क्वालिटी ऑफ साउंड या फिर टिम्बर हम लोग बोलते हैं, वो होता क्या है। थर्ड वाला देखो, इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड दैट डिस्टिंग्विशेस टू नोट्स ऑफ द सेम पिच एंड लाउडनेस प्रोड्यूस्ड बाय टू बॉडीज, डिफरेंट बॉडीज। सपोज आपके पास दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, दो इंस्ट्रूमेंट, एक फ्लूट हो गया और एक गिटार। सपोज ले लो आप लोग, एक तो फ्लूट हो गया बांसुरी और एक हो गया गिटार। दो अलग अलग हो गया। सपोज ये दोनों इंस्ट्रूमेंट जो आवाज़ निकालेंगे, सपोज वो लोगों का पिच सेम है। ठीक है, जो साउंड वेव्स निकलेगा उसका सपोज पिच सेम है। पिच मतलब आप लोग समझ सकते हो फ्रीक्वेंसी सेम है। यहाँ पर दिख रहा है इनका फ्रीक्वेंसी सेम है। एंड सपोज इनका लाउडनेस भी सेम है दोनों का। जितना जोर एक फ्लूट से निकल रहा है उतना ही जोर गिटार से निकल रहा है। तो लाउडनेस यहाँ से पता चलता है ना, एम्पलीट्यूड से यहाँ जितना डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ भी उतना ही डिस्टेंस है। तो दो साउंड वेव का हम कंपेयर कर रहे हैं जिसका फ्रीक्वेंसी सेम है और लाउडनेस सेम है। फिर भी दोनों में आप लोग डिफरेंस बता सकते हो। वो जो डिफरेंस आप लोग बताओगे, दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड इज कॉल्ड क्वालिटी ऑफ अ साउंड या फिर टिम्बर। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर ये जो साउंड वेव निकला है, यहाँ पर इसका ये वाइब्रेशन देखो इस टाइप से निकला है, और यहाँ पर इसका थोड़ा इस टाइप से वाइब्रेशन है, तो इसको हार्मोनिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों में अलग अलग टाइप का हार्मोनिक्स निकला है। तो यहाँ पर मैं कहीं लिखी हूँ हार्मोनिक्स का मतलब, जैसे यहाँ पर बोला है अब ए बोंगो एंड अ गिटार। यहाँ पर बोंगो को लिया है, मैं तो आप लोगों को फ्लूट ऐसी एग्जाम्पल दी थी। ठीक है, बोल रहा है बोंगो एंड गिटार, दोनों का पिच सेम होता है, लाउडनेस सेम होता है, बट स्टिल दोनों का आवाज़ अलग अलग निकलता है। आप लोग बता पाओगे कि हाँ ये आवाज़ गिटार का है कि ये आवाज़ किसका है। ठीक है, क्यों ये लोग दूसरा डिफरेंट साउंड निकालते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी सेम है, लाउडनेस भी सेम है। क्यों, क्योंकि दे हैव अ यूनिक पैटर्न ऑफ सेकेंडरी वेव्स, जिसको हम लोग बोलते हैं व्हाट, हार्मोनिक्स। सब साउंड का अपना अलग अलग हार्मोनिक्स होता है बच्चों। ठीक है, और हार्मोनिक्स जो होता है वो डिटरमाइन करता है क्वालिटी ऑफ अ साउंड।
वही डिटरमाइन करता है क्वालिटी ऑफ अ साउंड। और कोई भी दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का एक जैसा हारमोनिक्स नहीं हो सकता है, याद रखना, ठीक है, तभी तो अलग अलग साउंड निकलता है। समझ में आया? ज़्यादा अभी नहीं है बच्चों, हायर क्लासेस में ना आप लोग बहुत डिटेल में पढ़ोगे, अभी बेसिक सा चीज़ था, इसलिए वो देखो अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, आधा घंटा के अंदर ही कंप्लीट हो गया। सो ये हम लोग फर्स्ट पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड पढ़ लिए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग म्यूज़िक एंड नॉइज़ पढ़ेंगे और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? तो वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।